आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप होटल्स में रूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में, कि जो स्टूडेंट्स है, जो लोग है, जो कैंडिडेट्स है, जो एजुकेशन अक्वायर कर रहे हैं, उन्हें उतने ही आपके घर में आने वाले जो मेहमान होते हैं वो आपके घर के प्रति, आप लोगों के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम जो शुरुआत करें आपके द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के थर्ड लेक्चर से क्या हम शुरुआत करें, जहां पर हम ये समझेंगे कि एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता क्या कोर एरियाज है आपके सर्विस सेक्टर के, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या आवश्यक है, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार में आज का समझने वाले। सबसे पहली चीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब दोस्तों एक बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी कंट्री या फिर किसी रीजन की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, आपका रोड आता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपका हेल्थ सेंटर्स आता है, ये सारी चीजें जो होती है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होती है। इवन तो आपके जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन होता है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट होता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारे घर जैसा होता है। देखो जितना ज्यादा खूबसूरत आपका घर रहता है, उतने ही आपके घर में आने वाले जो मेहमान होते हैं वो आपके घर के प्रति, आप लोगों के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सेम चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी होता है। अगर आपकी कंट्री या फिर आपकी रीजन का या फिर आपकी फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा रहेगा, उतना ही वो जो है आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको क्या गेन करने में क्या हेल्प करता है। साथ ही साथ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी रीजन का करने में हमें हेल्प करता है। अगर आपके यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अच्छी है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है जो पॉपुलेशन अच्छा काम करेगा। एजुकेशन अच्छी है तो वहां पे जो पॉपुलेशन होगी वो स्किल्ड पॉपुलेशन होगी, लिटरेट पॉपुलेशन होगी, जिससे आप क्वालिटी वाइज क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंट मैनर में क्या किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दो इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, आपका एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्या और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें क्या प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, तो उसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां के जो पॉपुलेशन है उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे रेस करने में हेल्प करता है, उसे हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेजर्स क्या लिए गए आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इस चीज के बारे में हम बात करें। सबसे पहली चीज, जो कैपेसिटी थी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, जो हर गांव में या फिर हर शहर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती थी, उसकी जो कैपेसिटी थी वो क्या बढ़ा दी गई। साथ ही साथ गांव गांव में क्या इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। आपके जो रोड के नेटवर्क्स थे, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के नेटवर्क्स थे, आपके साथ ही साथ जो टेलीकॉम के नेटवर्क्स थे, उसे क्या किया गया, यहाँ पे इंप्रूव किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके रूरल डेवलपमेंट प्लान 2001 से लेकर 2021 तक, जिसका एम क्या था, 3.37 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड को क्या डेवलप करना, ये रोड क्या की गई, डेवलप की गई। तीसरी चीज, इन्होंने जो डायरेक्ट मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो था एलपीजी कंज्यूमर्स को हर एक स्टेट में, यानी महाराष्ट्र स्टेट में जो एक दी गई थी, एक मुहिम चलाई गई थी आपकी एलपीजी क्या पहुंचाने की, वो क्या किया गया, उसमें क्या फॉर्मुलेशन किया गया ताकि उसको क्या और ज्यादा क्या डेवलप कर सके और लोगों तक भी क्या पहुंचा सके। अभी जैसा अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल पे आपका उज्ज्वला स्कीम चलती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, जहां पे जिसके तहत आपके हर एक जो घर है जहां पे एलपीजीज नहीं है वहां पे एलपीजी पहुंचाना, जहां पे लोगों को 200 रुपया सिलेंडर्स पे क्या मिलता था, आपकी सब्सिडी मिलती थी, अब वो 400 रुपया हो चुकी है, तो ये फायदा मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें की गई। फिर मेट्रो रेलवे स्टेशन चालू किया गया आपके मुंबई में, नागपुर में, आप देख सकते हो मुंबई में मेट्रो रेलवे चालू, नागपुर में चालू है। अब यहाँ पे जो मेट्रो रेलवे अब और उसकी जो कनेक्टिविटी और भी ज्यादा क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, ताकि जो पैसेंजर्स होते हैं वो देश के एक कोने से दूसरे कोने में जल्द से जल्द क्या पहुंच सके, अपना कम से कम टाइम क्या यूटिलाइज करके। ठीक है। फिर महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी क्या चालू की गई ताकि जो पोर्ट है वो इंटीग्रेट की जा सके। फिर इंटरनेट जो सब्सक्राइबर बेस था पहले 5.45 करोड़ तक क्या जो महाराष्ट्र में जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की जो नंबर्स थे वो रेस की गई। जो लोग हैं वो अब इंटरनेट ज्यादा यूज कर पा रहे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे थे। अब जो नंबर है वो और भी ज्यादा क्या रेज हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स लाए। इवन तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी रेवोल्यूशन हुआ, जियो के आने के बाद बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, जहां पे हर एक जो बंदा अब इंटरनेट यूज करता है, यूट्यूब यूज करता है, तो ये एक बहुत बड़ा हमें रेवोल्यूशन क्या देखने मिला। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने बताया कि ये जो लोग होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसको रेज करने में हेल्प करता है। सीधी सादी बात में बात करूं तो जो एक इंसान होता है उसकी जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है उसको रेज करने में, उसको इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है। कैसे? अब इसमें आता क्या है, लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब उनको पढ़ाना लिखाना। फिर उसके बाद एजुकेशन, सेम चीज हो गई। अपना पब्लिक हेल्थ हो गया, फिर हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, फिर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी अच्छा किया गया, सैनिटेशन यानी आपके जो शौचालय होते हैं, ये सारी चीजें में क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया, ताकि लोग जो है कम से कम बीमार पड़े, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की इंक्रीज हो।
लोग अच्छी क्वालिटी का खाना खाए, अच्छी क्वालिटी की जिंदगी जी सके। इस वजह से क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया जाता है, क्योंकि जब आपके लोग अच्छे रहेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है देश की प्रगति होगी। अगर लोग अच्छे नहीं है तो आपकी देश की प्रगति होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या क्या मेजर लिया गया? सबसे पहली चीज एजुकेशन। अब एजुकेशन अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है, क्या होता है? बैकबोन होता है। अगर एक इंसान जो है अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली तो अच्छा अर्न करेगा ही, साथ ही साथ उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो भी रेस होगा। ये सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है आपका एचआरडी का। अब हमेशा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एक्चुअली क्या एक आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो आपका क्या करते हैं, हमेशा फोकस करती है जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन को हम क्या कर सके, हम ज्यादा से ज्यादा क्या आपका डेवलप कर सके। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एजुकेशन जो पॉलिसी वो डेवलप हुआ है, आपका रिन्यू हुआ है, जिसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटेंसी लेवल्स थे, फिर जो प्रैक्टिकल वाली जो चीजें थी उसका रेशियो बढ़ चुका है, थियरी वाले जो रेशियो है थोड़े से कम हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? ताकि जो जनरेशन है अब उसे प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज्यादा क्या चाहते। जो ग्लोबल लेवल में हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, उन्हें थियरी नॉलेज तो दी, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होता है, वो होता नहीं है। तो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे किया गया है, प्रायोरिटी रखी गई है। हमेशा सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो एजुकेशन को दी जाती है। समझ में आ गया? इसके लिए अलग से फंड एलोकेट होते हैं। फिर बहुत सारे स्कीम्स चालू किए, और ये जो एजुकेशन बहुत सारे स्कीम्स चालू किए, जैसे अगर मैं बात करूं आपका माध्यमिक एक्चुअली सर्व शिक्षा अभियान एक आपका चालू है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ एक आपका अभियान है, जिसके तहत एजुकेशन को क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या पहुंचाया जाता है। और आपको बता दूं आरटी यानी राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल की उम्र के लिए बच्चे के लिए क्या कंपलसरी है क्या कि वो क्या एजुकेशन क्या लेना ही लेना है। ठीक है, अब यहां पे आपके एजुकेशन को 4 लेवल में क्या डिवाइड किया गया, तो चारों लेवल के बारे में हम लोग यहां पे बात करने वाले। सबसे पहला जो आता है वो आता क्या है आपका प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं तो आरटी के तहत यानी राइट टू एजुकेशन के तहत आपके जो लोग होते हैं, जो कितने 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के लोग होते हैं, उनको जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या प्रोवाइड करना क्या कंपलसरी है, जरूरी है। कौन सा अभियान के तहत? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राइमरी एजुकेशन लोगों को यानी स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं हमारे देश के, उन्हें जो प्रोवाइड किया जा रहा है स्टेट के, एक्चुअली महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे, तो उस पर खर्चा कितना जा रहा है? 19,486 करोड़ रुपीस। ये आपके 2016 और 17 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये आंकड़ों का मैं बता रहा हूं आपको। फिर आता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेकेंडरी एजुकेशन की अगर मैं बारे में बात करूं, हाँ एक टेबल भी दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, आपकी बुक में भी है, तो आप वहां से भी क्या उसको चेकआउट कर सकते हो, तो वहां पे भी आपको क्या चीजें थोड़े आंकड़े मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया 2009 में। क्या किया गया था? ये लॉन्च किया गया था ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव किए जा सके। और वहीं पे जो एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ क्या 16,089 करोड़ रुपीस क्या किए गए थे, आपके क्या खर्चे किए गए थे 2016 और 17 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। और वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो आगे यहाँ पे तो नहीं है मेरे ख्याल से, अब हमें नेक्स्ट साइड पे जाना पड़ेगा। हाँ, फिर यहाँ पे आता है आपका हायर एजुकेशन के बारे में। अब हायर एजुकेशन के बारे में चीजें मैं बता दूं थोड़ी सी। यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख के रखे हैं। बाकी आपको कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कितनी टोटल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका एक आंकड़ा है, इसकी जो ब्रीफिंग है आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, अगर आप चाहते हो तो उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज हायर एजुकेशन हेल्प क्या करता है। हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं इसका जो प्राइमरी फोकस होता है, फोकस ये होता है कि जो स्टूडेंट्स है, जो लोग है, जो कैंडिडेट्स है, जो एजुकेशन एक्वायर कर रहे हैं, उन्हें जो एक स्किल्ड एजुकेशन दिया जाए, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, इसके ऊपर ज्यादा क्या फोकस क्या करता है। साथ ही साथ ये आपका एक पहला स्टेट है जिसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत क्या किया गया, पहले क्या किया गया, ग्रांट किया गया, कितने रुपए का 20 करोड़ रुपीस का क्या ग्रांट क्या किया गया था। और यह पहला है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। समझ में आ गया? जिससे क्या किया गया था, आपका ग्रांट मिला था रूसा के तहत, महाराष्ट्र स्टेट को सबसे पहला ग्रांट मिला था बाकी स्टेट के कंपैरेटिवली। ठीक है, ये जो मिशन है किसके द्वारा चलाया जाता है, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या चलाया जाता है। अब ये मेजरली फोकस क्या करता है, ये मेजरली फोकस ये करता है कि जो लोग है, ठीक है, जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके, वो अपने आप को चीजें को क्या स्किल्ड कर सके।
अब ये चीज आई क्यों, ये जो लोग हैं इस पे क्यों ध्यान देने लगे, ये ध्यान इस वजह से देखने लगे क्योंकि ईयर 1991 में हमारी एलपीजी आई। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन में आया तो ये हमारे लिए एक मेजर चैलेंज बन रहा था कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें थियोरी नॉलेज तो बहुत अच्छी खासी, बट उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, चीजों को एक्चुअली कैसे अप्लाई करना है, थियोरी को किस तरह से अप्लाई करना है, इस चीज के बारे में तो उनको आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इस पे क्या किया गया, आपका मेजर क्या फोकस किया गया। आज आप देखोगे तो लोगों को इंटर्नशिप्स होती है, कॉलेज के टाइम में इंटर्नशिप्स होता है, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो स्किल्ड बने, जब वो निकले तो वो स्किल्ड लेबर की तरह क्या निकले, या ना कि अनस्किल्ड लेबर की तरह क्या निकले। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, सबसे पहली चीज। अब अदर्स में आता है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, ऐसा एजुकेशन है जो आपके स्पेशली एबल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। गर्ल्स एजुकेशन, बट ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जो लड़कियां होती है उन्हें आपके एजुकेशन की इतनी अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं मिलती थी जितना आज मिलती है। ठीक है, तो गर्ल्स एजुकेशन के तहत आज आप देखोगे तो अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हो तो आपको एसटी बस का भाड़ा नहीं देना पड़ता है, आपको किराया नहीं देना पड़ता है, या फिर ट्रेन से आप जाते हो तो पास के लिए आपको 1 रुपया 2 रुपया इतने ही देना पड़ता है, और आपके महीने महीने का जो खर्चा है वो खर्चा जो है आपका क्या निकल कर क्या सामने आ जाता है। ठीक है, अडल्ट लिटरेसी पे बात करें तो अडल्ट लिटरेसी में क्या होता है, देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो वहां पे ईच वन टीच वन वाली क्या करती है, जो स्कीम है वहां लागू होती है कि हर एक किसी को क्या पढ़ने का क्या मौका देना चाहना चाहिए। हो सकता है कि किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ चीजों की वजह से जो लोग हैं वो अपनी एजुकेशन क्या स्किप कर देते, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब ऐसा नहीं रहा। आप कौन से भी टाइम के बाद अपनी जो एजुकेशन है वो रिज्यूम कर सकते हैं। इवन तो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आपने कोई ग्रेजुएशन थी उसका जो क्या बोलते हैं प्लान सॉरी जो कोर्स था आपने आधे में ही छोड़ दिया, तो आपके जो क्रेडिट्स होंगे वो रखे रहेंगे, तो आप उसी जैसे सेकंड ईयर में आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो आप सेकंड ईयर से क्या कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो और अपनी पढ़ाई क्या कंटिन्यू क्या कर सकते हो। फिर ट्राइबल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्राइबल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ट्राइबल एजुकेशन में क्या किया जाता है, जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, बेसिकली आदिवासी लोग होते हैं, तो उनके यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्राइबल स्कूल खोला जाता है जहां पे उनको जेडब्ल्यू नीट सीईटी जैसी जो परीक्षाएं होती है उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है। इवन तो फाउंडेशन कोर्स भी किया जाता है। जैसे हमारे पालघर में आपके ट्राइबल स्कूल्स है जहां पे जो कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, जो कुछ टीचर्स होते हैं वो हायर किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और वहां के जो स्टूडेंट्स उनको जेडब्ल्यू नीट जैसे एग्जाम के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर क्या करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो हेल्थ सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ सर्विसेज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आपका फोकस करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल 14 आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रहते हैं। अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या इंक्लूड करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके डिटरमाइन करते हैं कि इसके सैनिटेशन हो गया, लोगों का जो हाइजीन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, ये सारी चीजों के बारे में क्या लोगों को उनका नॉलेज क्या प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जो होती है कई सारे जो कैंपेन्स होती है, जो प्रोग्राम्स होती है वो रन करती है ताकि जो लोग हैं उनको क्या किया जा सके, जागरूक क्या किया जा सके। अब साथ ही साथ बहुत सारे आपके मिशन रन करती है, जैसे नेशनल हेल्थ रूरल मिशन हो गया, नेशनल अर्बन मिशन, नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन हो गया, जहां पे रूरल मिशन के तहत जो गांव के जो लोग होते हैं इनका जो हेल्थ सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करती है। अर्बन एरियाज के तहत आपके अर्बन एरियाज को क्या करते हैं, आपके जो हेल्थ चीजें होती है वो क्या प्रोवाइड क्या करती है। अब ये जो हेल्थ सेंटर्स है वो 3 टायर में क्या डिवाइड किए गए, जैसे सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी टायर आता है, प्राइमरी टायर में आता है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, फिर सेकेंडरी में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। तो ऐसे करके क्या किया गया, आपकी जो चीज है वो क्या डिवाइड की गई। अब टूरिज्म की अगर मैं बात करूं और टूरिज्म कहीं ना कहीं टूरिज्म अब अगर महाराष्ट्र में अगर बात करूं तो इसको फ्लरिश करने की क्या बहुत ज्यादा क्या कोशिश की जा रही है। बहुत सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बहुत सारे स्पॉट्स है, एशियाटिक स्पॉट्स आपके स्पॉट ब्रिटिश स्पॉट्स है, तो वहां पे लोग विजिट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसको बूस्ट आउट करने के लिए तो महाराष्ट्र ने जो अपनी महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 की जो चीज थी उसे क्या किया गया, उसे आपका क्या किया गया, फॉर्मुलेट किया गया। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहली चीज महाराष्ट्र को एक लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का पूरे इंडिया में, साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए कितना 30,000 करोड़ का। ठीक है, अब यहाँ पे साथ ही साथ कि 1 मिलियन प्लस एम्प्लॉयमेंट क्या कर सके, यहाँ पे क्या वो ग्रैब कर सके टूरिज्म के थ्रू 1 मिलियन प्लस जॉब क्या वो क्रिएट कर सकते हैं, ये मेन मोटिव था। अब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू उन्होंने बहुत सारी स्कीमें चालू की, प्लस महाभ्रमण चालू किया, जहां पर आपको क्या किया जाता है, पूरे जो महाराष्ट्र है वो आपको घुमाया जाएगा। ठीक है,
साथ ही साथ एग्रो टूरिज्म हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं विलेज टूरिज्म हो गया, फूड टूरिज्म वाली जैसी जो चीज, सफारीज हो गया, ट्राइबल टूरिज्म हो गया, ये सारी चीजों को भी क्या किया जा रहा है, आपका प्रमोट किया जा रहा है। ये प्रमोट क्यों, एग्रो टूरिज्म मतलब क्या हो गया, अब लोग जो है गांव में के रहना कम, शहर में ज्यादा रहते हैं, तो कई जो गांव है वो शहर में तब्दील हो गए, तो वहां के जो लोग हैं उनको पता नहीं कि एक्चुअली गांव क्या होता है। एक्चुअली जो नई जनरेशन होती है, तो वहां पे एग्रो टूरिज्म में क्या होता है कि पूरा खेती वाला माहौल बनाया जाता है, एक रिसोर्ट में खेत बनाए जाते हैं, फिर आपका घर बनाया जाता है, तो वहां पे लोग रहते हैं, तो ये आपका एग्रो टूरिज्म हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी भाई। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या हो गया, हॉस्पिटल नहीं, मैं जब छोटा था तो मैं हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या समझता था, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना उनको हम लोग हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हॉस्पिटैलिटी में एक्चुअली क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी जो हमारे घर, हमारे देश में, हमारे स्टेट में जो मेहमान आते हैं उनके लिए जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हॉस्पिटैलिटी क्या बोलते हैं। आप ये जो चीज फोकस करती है, ये क्या करती है, ये मेजरली आपकी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। क्योंकि अगर आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप होटल्स में रूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब तक आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो अच्छी होती है क्या, नहीं होती है। जैसे हम मेहमान नवाजी करते हैं, तो मेहमान नवाजी में हम क्या करते हैं, हम पूरा जो मेहमान होता है उसको खिला पिला कर पेट भर कर देते कि भैया तू आया है तो खुश होके दे, इवन तो गिफ्ट्स भी देते। और साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी में सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं आता, आपके बहुत सारी इंडस्ट्री, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गई, जैसे एयरलाइंस हो गया, रेलवेज हो गया, बस इंडस्ट्री हो गई, ये सारी चीजें भी आती है। इवन दो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी क्या हॉस्पिटैलिटी में क्या की जाती है, आपकी इंक्लूड क्या की जाती है। अब होटल इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो अलग अलग जो सर्विसेज और प्रॉपर सर्विसेज क्या करे, लोगों का प्रोवाइड करे। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो शिप जो क्रूज जाते हैं, तो क्रूज भी आपका क्या आता है, आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर पार्ट यहाँ पे क्या आप लोग प्ले करता है आपके हॉस्पिटैलिटी में, ताकि जो लोग है वो क्या कर सके, अगर उनको इजी टू गो रहेगा, इजी टू विजिट रहेगा, तो बट ऑब्वियसली बात है वो बार बार विजिट करना क्या पसंद करेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छी नहीं रहेंगे तो क्या लोग वहां पे आएंगे, वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो देखो भैया, महाराष्ट्र का अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ जवाब ही नहीं है। ये महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो क्या करता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर, सिर्फ इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी क्योंकि स्पॉट ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, खाना बनाने वाले चाहिए रहते हैं, कैमरा होल्डर्स चाहिए रहते हैं, फिर उसके बाद वैनिटी वैन ड्राइवर्स चाहिए रहते हैं। तो ऐसे करके क्या बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, डेवलप करती है। एक्टर्स के लिए डेवलप करती है, सिंगर्स के लिए डेवलप करती है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के लिए डेवलप करती है, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या डेवलप करती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो कोल्हापुर एरिया है, तो कोल्हापुर एरिया बेसिकली फेमस आपके रीजनल सिटीज के लिए, रीजनल जो आपके मूवीज बनाता है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर मुंबई की अगर बात करूं तो मुंबई बॉलीवुड के लिए फेमस है भाई, बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, ये सारे क्या वर्ल्ड फेम्ड आपकी क्या इंडस्ट्रीज है जो जानी जाती है भारत देश की। क्लियर हो गया। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, अब कोऑपरेटिव मूवमेंट जो होता है वो आपका एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है आपके क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये आपके जो सेल्फ हेल्प वाली जो चीज वैल्यू है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, जो डेमोक्रेसी उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो क्या करता है, आपके कोऑपरेटिव जो फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया उसको भी क्या बढ़ाने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो अंडर प्रिविलेज जो रीजन्स होते हैं महाराष्ट्र के, उसको क्या करता है, उसको डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब कोऑपरेटिव में बहुत सारे आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, एग्रो मार्केटिंग हो गया, फिर एग्रो टूरिज्म हो गया, फिर कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी हो गया, फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, ये सारी चीजें को क्या करता है, ये आपका कंसिस्ट करता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में एक्चुअली सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।